हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिकली सेक्शन 48, क्योंकि बात हो रही थी टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस की। सेक्शन 48 से शुरू किया था, जो कि एंड हुआ था आई गेस सेक्शन 53 पे। ठीक है, तो हम लोग अपने अपने जो भी सेक्शंस कल की डेट पे हमने कवर किए, वो मेजरली इन्वॉल्व कर रहे थे टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा यूनिट 4 चल रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अब सिर्फ इसके बाद 2 यूनिट्स और बचेंगे। ठीक है, तो ये कवर करने के बाद, वो 2 यूनिट्स हो जाने के बाद भी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये चीज आई हैड एक्सप्लेन्ड एंड आई हैड कंफर्म्ड that in the upcoming session I would be definitely giving a summarized view of the sections which you know have a major importance, और कह सकते हो जिनका ज़्यादा स्टेक है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस में। तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया था, उसमें जैसे कंफ्यूजन्स भी थे तो वो भी क्लियर हो रहे थे बीच बीच में। और जैसे डिफरेंस क्या है सेक्शन 46 में, 47 में, 48 में, तो आई वॉज क्लियरली डिस्कसिंग each and every section by word, because what happens in law is that sometimes we overlook the things. ठीक है, we tend to read it in a manner that we are able to understand each and everything clearly, but what happens is that in that haste of reading, in that speed of reading, we often forget that we have missed something very important. ठीक है, तो इस केस में इसलिए मैंने वो सेक्शंस कवर भी किए थे, और साथ में ये भी आपको बताया था स्पेसिफिकली कि इन सेक्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम इसकी समराइज्ड व्यू एक बार नेक्स्ट सेशन में जरूर देखेंगे, जो लास्ट सेशन के सेक्शंस कवर हुए हैं। तो जैसे सेक्शन 48 था, तो इट डिस्कस्ड अबाउट अ स्पेसिफिक डे, अ पर्टिकुलर डे जब परफॉर्मेंस होनी है, जिसमें प्रोमिसर ने भी अपनी तरफ से कोई अंडरटेकिंग, अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, प्रोमिसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं की है। तो परफॉर्मेंस एक दिन में परफॉर्म होनी है, लेकिन अब उसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है। टाइम और प्लेस प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन डिसाइडेड नहीं है। तो उस केस में प्रोमिसी रिक्वेस्ट करेगा कि बिजनेस प्लेस में और बिजनेस आवर्स में ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो ये बात हो रही थी उस सेक्शन में। ठीक है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे ये भी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। बेसिकली दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन the nature of the case, the circumstances, the situations, and whatever the case may be, the time and place shall be according to that only. ठीक है, in some cases maybe the place is usual place of business, the you can say the head office or the regional office, the time is the usual business hours, but certainly I am trying to express this that the business hours are not same in each and every category of business, in each and every type of business. They may vary, they may differ. So in such a scenario, a basic idea, a clear, a generic view is that time and place should be proper, and which will depend upon the circumstances, the situation of the case. ठीक है, बाकी लॉ ने ये बोल दिया है, सेक्शन ने ये बोल दिया है कि बिजनेस आवर्स और बिजनेस प्लेस होनी चाहिए। ठीक, सेक्शन 48 की बात हुई थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन 49, जब प्रोमिसी जो है कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दे रहा है, प्लेस भी फिक्स नहीं है, देन that is the duty of the promiser, because in such a case there is no promiser has not given any kind of undertaking, promiser has not given any kind of information
ठीक है, या हैज नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसी की क्या रहने वाला है सब। इसके अलावा दूसरी चीज, this section does not talks this section does not talks about that the performance should be on a specific day, on a certain day, which section 48 is mentioning. ठीक है, section 48 is mentioning that clearly, but section 49 is silent in this, whether the performance is to be held, to be organized on a specified certain day. It's not talking about that. Besides this, here what the stress is upon, that the place is not fixed. They are not talking about time also. They are mainly focusing upon the place. They are specifying the fact that the place is not fixed for performance. So in that situation, the promiser has to play a keen role, and he is the one who shall be applying, who shall be requesting, who shall be giving such kind of knowledge, or you can say info, to the promisee to appoint such kind of place for the performance which is, reasonable, जो justifiable हो, जो fair हो, तो वो place appoint करो। तो section 49 is basically talking about the situation, the case where the place of performance is not fixed, and where the promiser has, the responsibility of playing a keen role, I would say, an important role, to request the promisee to bring to his knowledge that a specified place should be, assigned for the performance of promise, so that there are no hassles, and okay, performance is, flawless. So in that case, in that situation, promiser plays an important role. Promisee has nothing to do with this, but it's the role of the promiser which shall be, persisting, and promiser shall be the one who will be, coming forward to tell the promisee to assign, to fix a reasonable place for that, for the performance। ठीक है, तो सेक्शन 49 की बात ये हुई थी। Then we talked about section 50, which was a general section which mainly specified when it specified those situations which is, it's not explained in kind of examples, but still it talked about that the performance, if nothing is mentioned in the contract, ठीक है, time is not specified, place is not specified, okay, and what should be the performance manner, how it should, begin with, and how it should, be executed, ठीक है, what should be the mode, what should be, you know the mode of starting, and how one will be able to express, कैसे communication होगा, so all these things, they are not decided. So in such a case, promisee will be playing a role, and whatever he'll be telling, whatever he'll be sanctioning, approving, performance shall take place in that manner only. So this section only, specifies that whenever there is, confusion, or whenever nothing is specified as to what should be the time and how the performance should be executed, how it should go about, then in such a case, promisee will be the one who shall be approving that in which, scenario, or how it should begin with. So that was about section 50. And other than this, we talked about section 51, which mainly mentioned about reciprocal promises, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का, तो उसमें साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होती है। हो सकता है साइमल्टेनियस ना भी हो, वन बाय वन हो, ठीक है, जैसे एक साथ नहीं भी हो रही है, एक के बाद एक हो रही है, लेकिन उसमें एक का प्रॉमिस तभी होता है पूरा जब दूसरे का प्रॉमिस पूरा हो चुका हो। तो इस पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए गुड्स डिलीवर करेगा,
उस केस में ए तब तक डिलीवरी नहीं देगा जब तक बी उसको पेमेंट नहीं कर देता है. सो सच काइंड ऑफ promises are reciprocal promises wherein we talked about that how this particular promise shall be executed, कैसे परफॉर्मेंस होगा, कंडीशनल जो है क्या कंडीशनल हो सकता है इस पे भी हमने बात करी थी. तो इसमें ये भी लिखा था कि मतलब जो एनालिसिस हम लोग ने कल पढ़ा था तो उसमें ये भी मेंशन्ड है कि एक की परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस से कंडीशनल होती है, वो डिपेंडेंट एक तरह से होती है, क्वालिफाइड होती है, क्योंकि जब तक एक अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा दूसरा उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो इस बारे में बात हुई थी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में. फिर हमने जो है उसका ऑर्डर समझा था, उसमें जस्ट यही बोलता है सेक्शन कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है तो उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस होगी. बट समवेयर if the contract does not talks about the how the order should be, ठीक है, how the sequence should be, then in that case performance shall definitely depend upon the transaction's nature, the whatever the contract is, it shall certainly be depending upon the contract's nature. ठीक है, तो उस पे वो वेरी करेगा. तो ये हमने सेक्शन 52 की बात की थी. देन वी टॉक्ड अबाउट सेक्शन 53 कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रिवेंट करता है अपना प्रॉमिस करने से, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसको प्रिवेंट किया जा रहा है, जिसको अपने प्रॉमिस करने से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा कोई भी लॉस अगर उसे होता है तो. देन वी डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन एग्जाम्पल्स. तो ये हमारी लास्ट क्लास का ओवरव्यू था जो कि मैंने स्पेसिफिकली इस क्लास में डिस्कस किया है क्योंकि जरूरी भी था. ठीक है, आज हम अपना जो नया पार्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 54. अच्छा, सेक्शन 54 क्या कहता है? Effect of default as to that promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. Like we have already discussed, and today also we recapped about reciprocal promises, wherein we basically stressed upon that these kind of promises shall only be happening, shall only be in order when they take place simultaneously or one after the other. करेक्ट, ठीक है. तो अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं तो यानी कि कंडीशनल परफॉर्मेंस आ जाती है उसमें. तो एक परफॉर्मेंस तभी एक परफॉर्मेंस होगी जब तक दूसरी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती. तो एक जो है इंडिविजुअली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इसमें जो प्रॉमिसर होगा, मान लो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रॉमिसर फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है प्रॉमिसी से, और उसके रिस्पेक्ट में उसको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई लॉस सफर हो रहा है नॉन परफॉर्मेंस से. अच्छा, हम लोगों ने सेक्शन 53 की बात करी थी, तो उसमें ये था कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को परफॉर्म करने से, एक्शन करने से प्रिवेंट कर रही है, तो हमने सेक्शन 53 की बात कर दी कि ठीक है, जिसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, जिसको प्रिवेंट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा. अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पूरी तरह से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से बना हुआ हो, उसमें और भी प्रोमिसेस हो सकते हैं नॉर्मल वाले, जिसमें दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस साइमल्टेनियस हो या वन आफ्टर द अदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ने अपना पार्ट कर दिया, दूसरे के पार्ट जो है वो पेंडिंग है. मान लो उसमें टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम बार्ड है. टाइम बार्ड अलग केस हो गया, टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड है, तो वो उसी में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेकिन जहां रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, क्योंकि ये सेक्शन उसी के लिए है, तो अगर मान लीजिए
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर एक भी नहीं होता है तो दूसरा फिर नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो, इसलिए उनको कंडीशनल बोला जाता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए प्रोमिसर ने, इसमें मेनली जो एम्फसाइज किया जा रहा है वो यही बोला जा रहा है कि प्रोमिसर ने जो भी प्रॉमिस किया लास्ट में मना कर दिया एक्शन करने से, अपना परफॉर्मेंस देने से, तो प्रोमिसर जो है वो अगर मना कर रहा है, मान लो मना कर रहा है या किसी रीजन से वो कर ही नहीं पा रहा है, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है प्रोमिसी से कि भैया आप अपना पार्ट प्ले करिए, ठीक है। और उसकी फिर ड्यूटी बनेगी कि वो कॉम्पनसेशन दे दूसरी पार्टी को, जिसकी वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुए हो और उस पार्टी ने झेला हो। तो ये सेक्शन 54 है भाई। देखो इसका जिस्ट यही है कि जब प्रोमिसेस डिपेंडेंट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक्शन 54 अप्लाई करेगा। जो प्रोमिसर है उसको प्रॉमिस परफॉर्म करना होता है बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स प्रॉमिस फेल्स टू परफॉर्म इट, ठीक है। तो अगर इसमें ये सेक्शन का एनालिसिस ये बोलता है कि इफ द प्रोमिसर हु हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स प्रॉमिस फेल्स टू परफॉर्म इट, यानी कि मान लीजिए साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, प्रोमिसर को अपना एक्ट, मान लो डिलीवरी देनी है गुड्स की और पेमेंट रिसीव होने से पहले उसको डिलीवरी देनी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो नहीं कर रहा है डिलीवरी, तो उस केस में वो दूसरी पार्टी से ये नहीं कह सकता है कि आप मुझे पैसा दो, क्योंकि डिसाइड या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से ये डिस्कस हुआ था कि पहले गुड्स की डिलीवरी होगी फिर पेमेंट होगा, लेकिन आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं की तो पेमेंट किस बात का। तो अब उस वजह से पार्टी बी जो प्रोमिसी है, मान लो एग्जाम्पल, तो उसे लॉस हुआ है, तो उस केस में पार्टी ए जो प्रोमिसर है वो उसका पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मुआवजा देगा देगा मुआवजा पूरा पूरा देगा, और लॉस जो भी सफर किया है पार्टी बी ने वो पार्टी ए को बेयर करना पड़ेगा। पार्टी ए इस केस में प्रोमिसर है, बी जो है वो प्रोमिसी है। तो अब इस केस में आप लोग ये पूछ सकते हैं कि लॉस किस तरह का हो सकता है। लॉस इस तरह का हो सकता है कि मान लो उसने कॉन्ट्रैक्ट उसी से किया, पार्टी ए से, उसने सोचा कि इसकी डील अच्छी है इसी से करो, लेकिन उसने जो है दूसरे जो उसने बेसिकली कोटेशंस देखे थे, कोटेशंस यानी कि एक तरह से बाकी सप्लायर्स से कॉन्टैक्ट करके उनके रेट्स, उनके प्राइस लिस्ट पूछे थे, प्राइसेस देखे थे, टैग्स देखे थे, तो उस हिसाब से उसको लगा कि हम पार्टी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। तो पार्टी ए जो है वो 3,000 रुपए माल जो है, गुड्स जो है वो उससे ज्यादा बेच रहा था, लेकिन तब भी इसलिए उसने पार्टी ए से किया क्योंकि पार्टी ए से ट्रस्ट बना हुआ है, पार्टी ए की रेपुटेशन है मार्केट में, गुडविल है। तो 4,000 रुपए या 2,000 रुपए वॉट एवर द केस में भी वो उसे ज्यादा देने पड़े पार्टी ए को, तब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उससे, क्योंकि उसकी गुडविल बनी है मार्केट में, ट्रस्ट है। तो अब इस केस में पार्टी ए ने मना कर दिया, अब वो मना करेगा तो अब जाहिर सी बात है जो भी लॉस उसने सफर किया है, ऊपर से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा जो पेमेंट वो करने वाला था, और उसके साथ डील करके जो उसका टाइम वेस्ट हुआ पार्टी बी का, उन सब चीजों को अगर आप केटर करो, उन सब चीजों को अगर ऑब्जर्व करो, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है पार्टी बी को लॉस जो भी सफर उसने किया है वो पार्टी ए को भरना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब सेक्शन 54 और सेक्शन 53 में क्या डिफरेंस है। 53 पार्टी की लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकने में, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने से रोकने में जो भी पार्टी रोक रही है उसको लॉस जो है कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ये सेक्शन 53 बोल रहा है। और सेक्शन 54 क्या बोल रहा है, मान लीजिए जो प्रॉमिस परफॉर्म होना था प्रोमिसर के एंड से वो नहीं हो रहा है परफॉर्म, यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिकली प्रोमिसर की। सेक्शन 53 ये प्रोमिसर की बात नहीं कर रहा है, सेक्शन 54 स्पेसिफिकली प्रोमिसर की बात कर रहा है कि वो अगर मान लो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो क्या इफेक्ट होगा डिफॉल्ट का, फेलियर का, परफॉर्मेंस ये ना करने का क्या इफेक्ट होगा,
लॉस देखो, दोनों सेक्शंस में लॉस कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पार्टीज को। फर्क ये है, सेक्शन 54 कहता है प्रोमिसर को भरना पड़ेगा, सेक्शन 53 बात करता है स्पेसिफिकली पार्टी की, जो पार्टी प्रिवेंट करती है किसी को परफॉर्म करने से। और यहाँ वर्ड यूज प्रिवेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है फेलियर, फेल टू परफॉर्म। ठीक, तो वो सेक्शन 54 है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी का शिप हायर किया, ठीक, कि उसे कोलकाता से मॉरिशस ले जाया जाएगा, ठीक है। तो ए हायर्स बी शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. यानी कि B का शिप जो है कोलकाता से मॉरिशस जाना था, कार्गो जो भी, कार्गो मीन्स जैसे जितना भी आप सुनते होगे शिप्स के थ्रू जितना भी एक्सपोर्ट होता है माल, जितना भी गुड्स, जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट ही होता हो, विद इन द कंट्री भी सेल होके थ्रू सी रूट से अगर जाता है तो उसमें कार्गो जो भी गुड्स होते हैं वो बेसिकली कार्गो बोले जाते हैं। अगर इनका आपको एक एग्जैक्ट टर्म ढूंढना हो तो मैं बता दे रही हूँ क्या होगा इसका। बेसिकली होता क्या, गुड्स, ठीक है, जो कि शिप या एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल में भी जब जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी गुड्स जाते हैं ना तो कार्गो ही बोला जाता है उनको, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कार्गो जा रहा है, ठीक है, अब इसमें अगर कार्गो चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ए ने बी का शिप हायर किया और उसे कार्गो भेजना था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, कार्गो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या वो बी की परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है ना। देखो होता क्या है, बी का शिप था, ए का कार्गो था। अब ए ने बी से कहा कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपना मेरे को शिप दे दो, इसमें मैं कार्गो सेट कर दूं, फिट कर दूं और फिर इसे कोलकाता से मॉरिशस भिजवाना है। तो बी ने कहा ठीक है मेरा फ्रेट लगेगा, ए मान गया। लेकिन अब होता क्या है, ए ने कार्गो उसमें लोड किया ही नहीं, लोडिंग अनलोडिंग होती है ना जैसे, उसमें लोड किया ही नहीं, कार्गो दिया ही नहीं अपना। तो अब उस केस में क्या वो बी से कह सकता है कि भाई हमारा गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होना है कोलकाता से मॉरिशस? नहीं कह सकता है। बी तो ये सोच के बैठा था ना कि ए से फ्रेट मिलेगा और भी जो भी चार्जेस होंगे वो मुझे मिलेंगे, पर्टिकुलरली मुझे रिसीट्स मिलेंगी। लेकिन अब क्योंकि ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो क्या वो क्लेम कर सकता है बी से कि आप अपना पार्ट परफॉर्म करो या आप एक्सपोर्ट कर दो? नहीं कह सकता है। तो अब इस केस में ए को कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा बी को, क्योंकि बी का तो टाइम वेस्ट हुआ ना ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में। उसने बाकी लोगों से, जिन जो डीलर्स थे उनसे उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने किया नहीं, ए से किया क्योंकि वो दोस्त था, और फिर उसने मना कर दिया लोडिंग करने में कार्गो की। उसको कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा, अब 55 क्या कहता है, ये कुछ सेक्शंस है ना थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएंगे। अच्छा, सेक्शन 55 क्या कहता है, effect of failure to perform at a time fixed in a contract. अच्छा, when a party to a contract promises to do certain thing at or before the specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of promisee if intention of parties was that time should be of essence of contract. सेक्शन हमने 53 पढ़ा, 54 पढ़ा। 54 में प्रोमिसर की ही बेसिकली लाइबिलिटी निकल के आ रही है लॉस कॉम्पनसेट करने की। 53 में किसी पार्टी को प्रिवेंट किया जा रहा है परफॉर्मेंस ना देने से, तो उसमें क्या लाइबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें बात करी।
55 में पहली ऐसी चीज देखिए, इसमें जो हमारा सेक्शन बोलना चाह रहा है वो क्या बोल रहा है। सेक्शन 55 बेसिकली जो है वो फोकस कर रहा है टाइम पे फोकस कर रहा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, देखो जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो जाता हो, या उसमें टाइम लिमिट हो, या टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम ही मेजर एलिमेंट होता है ना, तो उसमें अगर टाइम सही से फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वॉइडेबल हो सकता है। कभी भी उसकी वैलिडिटी पे कभी भी इफेक्ट आ सकता है, डेंजर हो सकता है उसकी वैलिडिटी पे। कैसे? मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रॉमिस हुआ दोनों पार्टीज का कि 3 महीने में हम ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे, 3 महीने एक डेडलाइन दी थी। लेकिन उसमें से एक पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन था उसको उस ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं किया, वो नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया उस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, प्रोमिसी जिसने मान लीजिए जो ऑफर एक्सेप्ट किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब चल रहा है, प्रोमिसर प्रोमिसी की डेफिनेशन याद करिए। प्रोमिसी ने ऑफर देखा प्रोमिसर का, बात करी, नेगोशिएट किया और एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, तो उस प्रोमिसी बेचारे का नुकसान तो सबसे पहले होगा। हर केस में यही समझिए कि प्रोमिसी का ही नुकसान होना है, जो हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना। तो प्रोमिसी का नुकसान अगर होगा तो उसके ऑप्शन पे, क्योंकि वो अग्रीव्ड पार्टी बन जाएगा, सफरर बन जाएगा, तो उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़े या वो कैंसिल या रिवोक कर दे, दो ऑप्शंस रहेंगे उसके पास। और ये तब पॉसिबल होगा जब टाइम ही मेजर एलिमेंट है, मेन एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। 3 महीने में एग्जीक्यूट होना था, नहीं हो पाया, प्रोमिसी के पास पूरा ऑप्शन है, या तो आगे बढ़ो या मना कर दो। ठीक, तो ये बात करता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 का इसमें एनालिसिस दिया है, पहले हम वो देख लेते हैं। In a mercantile contract, general rule in this regard is that except as to time for payment of money are essential conditions. Since punctuality is of the utmost importance in the business world, हर एक बिजनेस की बात करें आप, नॉन बिजनेस टर्म्स में भी देखोगे ना, तो पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी होती है, डिसिप्लिन में आती है। डिसिप्लिन्ड समझा जाता है उस इंसान को जो पंक्चुअल होता है, टाइम का पर्टिकुलर होना, दैट इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। तो अगर सेल ऑफ गुड्स की बात करें, दैट आर नोटोरियसली सब्जेक्ट टू रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइस, गोल्ड सिल्वर शेयर्स हैविंग अ रेडी मार्केट, द टाइम ऑफ डिलीवरी इज ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल पहले ही दे दिया है कि जो कुछ ऐसी कमोडिटीज होती हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शेयर्स हो गया, जिसका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड ट्रेंड्स बहुत रहते हैं मार्केट में इन सब चीजों को लेके। ठीक है, शेयर मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल। तो इसमें टाइम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जो मॉर्गेज बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, जिसमें टाइम पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि 15 साल तक इस लोन का ड्यूरेशन है, नहीं रीपे हो पाया तो जो भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया है, मान लीजिए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है या मूवेबल प्रॉपर्टी का भी है, तो वो रियलाइज करेगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उस केस में टाइम जो है एसेंशियल कंडीशन नहीं है। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो कभी भी रियलाइज करी जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया, जो चीज गिरवी रखी जाती है जब आप लोग लोन लेने जाते हो। एक सिंपल टर्म्स में समझो, लोन का टर्म 5 साल है, ईएमआई भरना आपने स्टार्ट कर दिया है, 5 साल हो गए, आप ईएमआई नहीं भर पाए, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीधा सीधा उस गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को रिकवर कर लेगा आपसे, बेसिकली उस पर अपना राइट एनफोर्स करके वो रिकवर कर लेगा अगर आप ईएमआई नहीं दे पाते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इस केस में क्या टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? नहीं, इसमें टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल्ड मार्केट में, सिल्वर में, शेयर मार्केट में, इन सब में टाइम इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल।
ठीक है, लेकिन मॉर्गेजेस के केस में नहीं। या जैसे लैंड बेचा जा रहा है, उसमें भी टाइम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है, लेकिन तब भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से हम लोग लिख के टाइम को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं ना, कि मान लीजिए कि 3 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, या कोई ऐसा स्टेटमेंट ही लिख के एक्सप्रेस कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, जो रिटन अग्रीमेंट होता है उसमें एक्सप्रेस कर दिया, तो फिर टाइम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा। ये है एनालिसिस सेक्शन 55 का। तो इस एनालिसिस के चलते ये क्या बोलना चाह रहे हैं ये देखते हैं पहले, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल। अगर पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कि टाइम जो है वो मेन एलिमेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर उसमें पार्टीज ने डिसाइड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया गुड्स डिलीवरी का, और दोनों पार्टीज ने कहा कि गुड्स डिलीवर, जैसे ए ने कहा हम कर देंगे, बी ने कहा ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन इसमें मान लीजिए अब टाइम इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। मान लीजिए इसमें जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नहीं है। पेरिशेबल आप लोग समझते हैं, जैसे कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनकी लाइफ होती है स्पेसिफिक, वो नहीं है। तब फिर अगर मान लो डिलीवरी में लेट भी हो रहा है गुड्स की डिलीवरी में, तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं होगा प्रोमिसी के एंड पे, ठीक है। मान लो अगर नहीं भी होता है, कोई भी चीज टाइम के अकॉर्डिंग नहीं भी होती है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, लेकिन प्रोमिसी को कॉम्पनसेशन जरूर मिलेगा प्रोमिसर से। मान लीजिए कि ये डिसाइड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि 2 दिन में डिलीवरी होगी, और हो रही है 4 दिन में, तो अब प्रोमिसी के एंड पे, अग्रीड पार्टी के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, लेकिन उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, पूरा पूरा वो मिलेगा, मुआवजा। दूसरा केस ये बोलता है effect of acceptance of performance at time other than agreed upon, if in case of contract voidable on account of promisor's failure to perform his promise at the time agreed। मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट voidable है ऑन अकाउंट ऑफ प्रोमिसर्स फेलियर, यानी कि प्रोमिसर की जो गलती एक हो गई प्रॉमिस को ना परफॉर्म करने की उस टाइम पीरियड में, promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed, promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of promise at the time agreed, unless at the time of acceptance he gives notice to the promisor of his intention to do so। बहुत बड़ी बात लिखी है इसमें। अब इसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको एक फ्लो में पढ़ दिया तो ये आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, नहीं समझ आएगा, जाहिर सी बात है। देखो पहला पॉइंट ये बोलता है कि मान लो पार्टीज का इंटेंशन नहीं है कि ये टाइम जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर देंगे टाइमली। एक उन्होंने एक जैसे एक ड्राफ्ट जो सेटिंग होती है ना, ड्राफ्ट एक लेआउट किया और बोला ठीक है हम ये परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करेंगे 5 दिन में, लेकिन वो होती कितने दिन में, 8 दिन में। तो अब इस केस में क्योंकि टाइम इतना एसेंशियल था नहीं, प्रोमिसी को इतना अजीब नहीं लगा, उसका बहुत ज्यादा कुछ लॉस नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। वॉइडेबल नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ही रहेगा, प्लस प्रोमिसी के पास लेकिन राइट है कि वो अपना लॉस का रिकवरी ले ले प्रोमिसर से, ठीक है। ये तब की बात है जब टाइम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। अच्छा दूसरी चीज ये बोलती है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है टाइमली, जो टाइम डिसाइड हुआ था, जो अग्री अपॉन हुआ था दोनों पार्टीज की कंसेंट से, उसके बेसिस पे प्रोमिसर जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है,
लेकिन बाद में प्रोमिसी ने कहा कि ठीक है, आपने 5 दिन का टाइम दिया था परफॉर्मेंस देने का, लेकिन अब आप 8 दिन में दे रहे हैं। तो प्रोमिसी मान गया कि ठीक है, 8 दिन में दे दो। तो उस केस में प्रोमिसी जो है अब लॉस रिकवर नहीं कर सकता है प्रोमिसर से। जब प्रोमिसी मान गया तो फिर प्रोमिसर को वो ये नहीं कह सकता है कि भैया मेरे आपने जो डिले किया है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने में, उसकी वजह से मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, वो अग्री कर चुका है। और क्योंकि 5 दिन में परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसकी वजह से उसको लॉस बेयर करना पड़ा। फिर लेकिन 8 दिन में जब हुई तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, वो मान गया कि ठीक है, अब 8 दिन में हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन में करो। लेकिन अब फिर बाद में वो ये नहीं कह सकता है प्रोमिसर से कि हमें मेरा या जो भी तरह का लॉस हुआ है वो मुझे दो, वो ये नहीं कह सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा है, unless at the time of acceptance he gives notice to the promiser of his intention to do so। अब यहाँ पे देखो पंच एक आ जाता है कि अगर मान लीजिए प्रोमिसी ने प्रोमिसर से कहा कि ठीक है, आपने 5 दिन में नहीं दी परफॉर्मेंस, 8 दिन में दे रहे हो ना आप, ठीक है, 8 दिन में दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि आपकी वजह से मेरा 3 दिन लेट हो रहा है काम शुरू, तो मेरा 3 लाख का नुकसान हो रहा है, वो भरो और 8 दिन में परफॉर्मेंस दे दो। तो अगर वो प्रायर नोटिस दे रहा है प्रोमिसर को एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि ठीक है, 8 दिन में एग्जीक्यूट करो लेकिन मेरे लॉस की रिकवरी मुझे चाहिए, तब फिर वो एक्सेप्टेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के टाइम पे वो मना कर दे रहा है या वो कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर ले रहा है डिले हो जाने के बाद भी, जहाँ पे टाइम जो है अग्री हुआ था उससे लेट हो रहा है, मान लो डेडलाइन के को एक्सटेंड करके काम हो रहा है, तो उसमें वो अग्री हो जा रहा है, तब फिर वो कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता है, उसका राइट चला जाएगा। तो ये सेक्शन 55 के दो एलिमेंट्स और दो जो स्टैंजाज हैं वो बोलते हैं, वो क्या इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो ये है जो अभी मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, तो सेक्शन 55 समझ आया। थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, इसको समझने में थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको अच्छे से पढ़िएगा। बाकी जो हमारे बाकी के टॉपिक्स है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी क्लास में पूरा हम आपको एक्सप्लेनेशन हर एक तरह की दे देंगे तो आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के सेक्शंस कवर करेंगे, सेक्शन 55 को दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, and do not forget to like the video, share the video and subscribe my channel, and also do not forget to press the bell icon for latest updates। मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज भी एनक्लोज कर दूंगी मेल आईडी के साथ, उसमें आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बाकी कोई ऐसी एज सच दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके। 54 भी ठीक है था, 55 थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन वो इजीली समझ आ जाएगा, थोड़ा बड़ा था बट तब भी हम उसे रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई क्वेरीज हो प्लीज डू टेक्स्ट मी अप ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।